हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डिस्कस करते हैं। देखिए, सेंटर ऑफ मास का सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। तो आप लोग इससे पहले के वीडियोज में सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं। एक्स सी एम इक्वल्स क्या आया था, m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 + m2। और इसी तरह से सिमिलरली वाई सी एम में हम लोग दो पार्टिकल के लिए लिख सकते हैं m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब सिचुएशन अगर हम लोग देखें तो यहाँ एज्यूम कर लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और दो पार्टिकल ले लेते हैं, एक m1 और एक m2। m1 जहाँ प्लेस किया हुआ है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, y1, और m2 जहाँ प्लेस किया हुआ है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब ये अगर ओरिजिन है तो इन दोनों पार्टिकल्स का पोजीशन वेक्टर हम लोग r1 और r2 लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से r1 हम लोग लिखें तो r1 इक्वल्स जानते हैं आप लोग, x कोऑर्डिनेट x1 i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट y1 j कैप। इसी तरह से अगर r2 हम लोग लिखें तो इसका भी आप लोग वैल्यू जानते हैं, x कोऑर्डिनेट x2 i कैप प्लस y कोऑर्डिनेट y2 j कैप। ये हो गया दोनों पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r1 एंड r2। और अब हम लोगों को सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर लिखना है rcm। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए xcm i कैप प्लस ycm j कैप। अब यहाँ से xcm और ycm का हम लोग वैल्यू अगर पुट कर लें तो देखिए दोनों में डिनोमिनेटर m1 प्लस m2 सेम है। तो ये वैल्यू अगर डायरेक्ट हम लोग लिखे सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो यहाँ लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2, और ऊपर में देखिए क्या आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2, और इसके साथ आ जाएगा आपका आई कैप, और प्लस वाई सी एम वाला टर्म जब लिखेंगे हम लोग तो m1 y1 प्लस m2 y2 इंटू जे कैप आ जाएगा। अब देखिए अगर m1 x1 आई कैप और m1 y1 जे कैप को एक साथ अगर प्लेस कर ले हम लोग तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, m1 कॉमन आ जाएगा, m1 x1 आई कैप और m1 y1 जे कैप में m1 कॉमन आ गया और बचा क्या, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। इसी तरह से अगर हम लोग m2 x2 आई कैप और m2 y2 जे कैप को एक साथ प्लेस कर ले रख ले तो m2 कॉमन आ जाएगा और ये आ गया आपका x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ से देखिए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप, अगर यहाँ से हम लोग प्लेस करना चाहें तो इसको r1 लिख सकते हैं, और इस तरह x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप को हम लोग r2 लिख सकते हैं। और यही आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया वेक्टर फॉर्म में, r1 आई कैप भी लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ वेक्टर r1, ये तो वेक्टर फॉर्म में है ही, और इसमें मल्टीप्लाई रहेगा m1 से। m1 ये ब्रैकेट r1 है तो ये हो गया m1 r1 और प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया। यही फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है n पार्टिकल्स के लिए। अब देखिए अगर इस सिचुएशन में हम लोग सिस्टम को कोऑर्डिनेट एक्सिस को इस तरह से शिफ्ट करें कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास आया है ये अगर ओरिजिन हो जाए, तो सेंटर ऑफ मास अगर ओरिजिन हो गया तो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप इसका पोजीशन वेक्टर मतलब 0 आ गया। अब अगर ये 0 आ गया, m1 प्लस m2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, इस रिजल्ट का हम लोग चूंकि यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में इसलिए हम इस रिजल्ट को लिख दे रहे हैं अलग से, m1 r1 प्लस m2 r2 इक्वल्स 0। किस कंडीशन में आया, ये तब आया इफ cm इज एट ओरिजिन, cm अगर ओरिजिन पर है। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज m1 r1
इक्वल्स -m2r2, और अगर मॉड ले लें तो मॉड m1r1 इक्वल्स मॉड m2r2। नेगेटिव साइन का कोई ज़रूरत नहीं है मैग्नीट्यूड ले लेने पर। अगर मॉड नहीं लेंगे तो एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव निकलेगा, तभी दोनों का सम 0 के बराबर आएगा। अगर CM ओरिजिन पर आ जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं m1r1 इक्वल्स m2r2। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास से, यहाँ छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, जो भी लाइन है, कोई ज़रूरी नहीं कि x एक्सिस ही हो या y एक्सिस ही हो, कोई भी रैंडम लाइन है, अगर यहाँ m1 है आपका और यहाँ अगर m2 है, तो अब देखिए ये अगर ओरिजिन हो गया, यही CM है, इसी को ओरिजिन अगर मान लिए हम लोग इस रिजल्ट के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से m1 इंटू सेंटर ऑफ मास से m1 का डिस्टेंस, यही डिस्टेंस है आपका r1 और ये डिस्टेंस है r2। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग m1 इंटू r1 इक्वल्स m2 इंटू r2 मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। और अगर साइन के फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आई कैप जे कैप पॉजिटिव नेगेटिव, तो फिर ये लिखना पड़ेगा m1r1 प्लस m2r2। तो दिख रहा है कि अगर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन हो गया तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, तभी ये सम 0 के बराबर आएगा। इस रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं काफ़ी क्वेश्चन बनाने में, इसलिए इस रिजल्ट को हम सेपरेटली अलग से लिख दिए। और यही आपका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होता है। अब आइए पहले जो रिजल्ट अभी देखे हम लोग, इसका यूज करके क्वेश्चन बनाते हैं। ए स्क्वायर पोर्शन इज रिमूव्ड फ्रॉम द डिस्क एज शोन इन द फिगर। देखिए ये डिस्क है, डायग्राम में रेडियस दिया हुआ है r, और एक स्क्वायर यहाँ से कट करके निकाल लिया गया है। अगर ये स्क्वायर है तो फिगर में इतना तो दिख रहा है कि जो स्क्वायर का ये डायगोनल होगा ये डिस्क के रेडियस के बराबर होगा। तो डायगोनल स्क्वायर का अगर साइड लेंथ हम लोग a मान ले, स्क्वायर का साइड लेंथ अगर a ले लें, तो स्क्वायर का डायगोनल हो जाता है कितना a√2। तो a√2 इक्वल्स कितना आ गया, रेडियस के बराबर r। ये इस क्वेश्चन के लिए इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लिए। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ फुल डिस्क। अब देखिए इस बचे हुए पार्ट का डिस्क का स्क्वायर निकाल लिया गया और बचे हुए भाग का हम लोग को सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकालना है C से। तो अभी जो रिजल्ट हम लोग पढ़े हैं जस्ट उसी रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान से, जस्ट ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये स्क्वायर हम लोग कट तो कर लिए हैं लेकिन यहाँ से रिमूव नहीं किए हैं, अभी यहीं रखा हुआ है। तो अगर स्क्वायर यहीं पर प्लेस किया हुआ है तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, स्क्वायर के सेंटर पर। अगर स्क्वायर के सेंटर पर आ गया ये CM, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, C से CM का डिस्टेंस C टू CM, यहाँ जो CM लिखे हैं ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका डायगोनल का हाफ। डायगोनल कितना है a√2, तो a√2 का हाफ, ये डिस्टेंस आ गया आपका सेंटर ऑफ मास से। और रिमेनिंग पार्ट का डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ, रिमेनिंग पार्ट का CM यहाँ है, ये CM रिमेनिंग हो गया और ये CM स्क्वायर है। तो C टू CM स्क्वायर का ही डिस्टेंस a√2/2 है, तो ये वैल्यू आ गया कितना आपका a/√2। अब अगर चाहें तो इस डिस्टेंस को हम लोग r के टर्म में भी लिख सकते हैं। a का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा r/√2। अगर ये पुट कर दे a का वैल्यू r/√2, तो r/√2 अब पहले से एक √2 है, ये वैल्यू आ गया आपका कितना r/2। मतलब ये डिस्टेंस हम लोग को पता चल गया कितना r/2, और ये डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x, और रिमेनिंग पोर्शन का सेंटर ऑफ रिमेनिंग सेक्शन जो है डिस्क का, उसका मास मान लेते हैं m1, और स्क्वायर प्लेट का मास मान लेते हैं m2। अब देखिए अभी जो रिजल्ट हम लोग पढ़े, अभी आप लोगों को बताए हैं कि इस रिजल्ट का हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन बनाने में। सेंटर ऑफ मास से एक मास का दूरी इंटू मास इक्वल सेंटर ऑफ मास से दूसरे मास का दूरी इंटू मास। यही रिजल्ट हम लोग यहाँ अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ सेंटर ऑफ मास तो यही रह गया इस स्क्वायर प्लेट का और रिमेनिंग सेक्शन का, क्योंकि अगर इसको रिमूव नहीं किया तो अभी तो ये कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पर ही होगा। तो यही हो गया आपका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास से एक मास का दूरी x और मास है m1, तो हम लोग लिख सकते हैं m1x इक्वल सेंटर ऑफ मास से दूसरे मास का दूरी कितना निकला अभी r/2 और इंटू m2, r/2 इंटू m2। हम लोग को यही x निकालना है। अब ये डिस्क हमको मास का भी जरूरत नहीं है, सिग्मा एज्यूम कर लेते हैं मास पर यूनिट एरिया डिस्क के लिए, मास पर यूनिट एरिया, क्योंकि डिस्क में सरफेस होता है, वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। ये थिकनेस यहाँ दिया हुआ है लेकिन थिकनेस का वैल्यू नहीं दिया है, तो इसको नेग्लेक्ट ही करेंगे, बहुत कम मानेंगे। तो सिग्मा हो गया मास पर यूनिट एरिया।
पहले हम लोग m1 का वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए पूरे डिस्क का एरिया लिख लीजिए, पाई आर स्क्वायर, पूरे डिस्क का एरिया। इसमें से स्क्वायर का एरिया हम लोग घटा देते हैं। तो स्क्वायर का साइड लेंथ यहाँ से कितना आया है, r/√2, और स्क्वायर का एरिया आप लोग जानते हैं साइड लेंथ का स्क्वायर होता है। तो r/√2 इंटू r/√2, r² 2 आ गया ये एरिया स्क्वायर का, ब्रैकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही हो गया आपका रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, और इसी में सिग्मा से अगर मल्टीप्लाई कर दे मास पर यूनिट एरिया से, तो ये निकल गया आपका m1, रिमेनिंग पोर्शन का मास इनटू x इक्वल्स r/2, और इनटू अब m2 लिख लेते हैं। तो इस स्क्वायर प्लेट का एरिया तो अभी हम लोग लिखे हैं r²/2, एरिया आ गया r²/2, और इनटू मास पर यूनिट एरिया हो गया सिग्मा। अब यहीं से हम लोगों को x का वैल्यू सॉल्व कर लेना है। तो देखिए ये सिग्मा कैंसिल हो गया, और r² भी कॉमन आके इस r² से कैंसिल हो जाएगा, और तब यहाँ क्या बचा ब्रैकेट में, पाई माइनस 1/2, r² तो कॉमन ही आ गया है, इंटू x इक्वल्स, ये r² कैंसिल हो चुका है, और बचा ये r/4। अब अगर पूरे इक्वेशन में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो देखिए ये आ जाएगा आपका 2 पाई माइनस 1 इंटू x इक्वल्स r/2, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, और अब ये x का वैल्यू आ गया आपका r/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जाएगा ये 2 पाई माइनस 1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई माइनस 2। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन पूछा था कि रिमेनिंग सेक्शन का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस c से कितना है, तो x माने हैं, वही x का वैल्यू निकल गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो जो अभी रिजल्ट बताए m1 x1 इक्वल्स m2 x2, इसको, इस रिजल्ट का हम लोग यूज इस तरह के प्रॉब्लम में अक्सर करते हैं, जहाँ एक्सेशन कट करके निकाल दिया गया है। तो और भी क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा इस मेथड से। अब देखिए हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो अभी हम लोग देखे RCM था कितना, 2 पार्टिकल के लिए RCM इक्वल्स था m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर हम लोग इसी इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लें, तो dRCM/dt, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा VCM इक्वल्स m1 कांस्टेंट r1 का डिफ्रेंशिएशन dr1/dt, v1 हो जाएगा पहला पार्टिकल का वेलोसिटी, m1 v1 प्लस m2 v2, इसी तरह से r2 का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में dr2/dt, और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम लोग 2 पार्टिकल के लिए यहाँ ड्राइव किए रिजल्ट, और यहाँ जो रिजल्ट लिखे हैं n पार्टिकल्स के लिए लिखे हैं। अब देखिए इस रिजल्ट का यूज हम लोग करते हैं सिस्टम के टोटल मोमेंटम को निकालने के लिए भी। एक तो VCM का फॉर्मूला ये आया ही, यूज कर सकते हैं हम लोग कहीं भी। अगर मान लीजिए यहाँ एक जूम कर लेते हैं अपना सिस्टम n पार्टिकल्स का, बहुत सारा पार्टिकल्स है। पहला पार्टिकल ये हुआ, मास है इसका m1, वेलोसिटी है v1 किसी भी डायरेक्शन में इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, कोई मास है m2, वेलोसिटी है मान लीजिए v2। इसी तरह से बहुत सारा पार्टिकल है n पार्टिकल्स, nth पार्टिकल का मान लीजिए मास है mn और वेलोसिटी है vn। अब इस सिस्टम का टोटल मोमेंटम अगर हम लोग लिखें p सिस्टम का मोमेंटम लिख रहे हैं, तो सिस्टम जितने पार्टिकल्स से बना हुआ, अगर हर पार्टिकल के मोमेंटम का रिजल्टेंट निकालना, चूंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं। सारे पार्टिकल का अगर रिजल्टेंट लिख लें तो आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये अलजेब्रिक सम नहीं है, ये रिजल्टेंट है, प्लस डॉट 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 mn vn, सारे पार्टिकल्स के मोमेंटम का रिजल्टेंट। तो यही नेट मोमेंटम निकल गया सिस्टम का। अब ध्यान से जरा देखें अगर हम लोग, तो यही जो इक्वेशन है यही आपका न्यूमरेटर है। इस इक्वेशन में VCM के एक्सप्रेशन में यही एक्सप्रेशन आपका न्यूमरेटर है, मतलब न्यूमरेटर ही हो गया आपका मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं P सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, सिस्टम का टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स, अब ध्यान से देखिए यही न्यूमरेटर आपका मोमेंटम हो गया m1 प्लस m2 डॉट 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 mn, ये तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम है, इसी को लाके हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m इंटू VCM, यही आपका किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का वैल्यू बताता है। यहाँ m क्या हो गया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ द सिस्टम,
अब जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए एक रड दिया हुआ है, लेंथ L और मास M, जस्ट एग्जांपल देख रहे हैं, और लेंथ L है और मास M है, और इस रड को अगर इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा के एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जा रहा है, और किसी भी क्वेश्चन में हम लोगों को इस रड का मोमेंटम निकालना है, ज़रा ध्यान से देखिए, अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए फिर एलिमेंट लेकर और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम लोग उतना कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा इस रिजल्ट का यूज कर लेंगे ऐसे क्वेश्चंस में। टोटल मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टोटल मास ऑफ द रड इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर रड यूनिफॉर्म है तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके सेंटर पर ही होगा, और अगर वेरिएबल डेंसिटी का होगा तो सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे। तो यहाँ से सेंटर ऑफ मास ये जो है, इसका डिस्टेंस आ गया L/2, मतलब ये सेंटर ऑफ मास इस रोटेशन में L/2 रेडियस के सर्किल में घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी भी ओमेगा। तो यहाँ सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा क्रॉस से, ऐसे ऐसे रड है, ऐसे रोटेट कर रहा है, अगर ये रड ऐसे रोटेट कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो इधर ही होगा, इस डायरेक्शन में, वही क्रॉस से दिखाए हैं। और स्पीड हो गया सेंटर ऑफ मास का V इक्वल्स R ओमेगा, R का वैल्यू है L/2 और एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा। अब यही वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास यहाँ पुट कर लेंगे, L/2 इंटू ओमेगा, यही मोमेंटम निकल गया, और जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा, क्रॉस। अगर क्रॉस को हम लोग एन कैप कह लें, एन कैप से रिप्रेजेंट कर दें, तो यही आ गया आपका मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रड। इसी तरह से किसी भी रिजिड बॉडी का अगर मोमेंटम आपको लिखना हो तो इस रिजल्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यही होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब आइए पहले इस रिजल्ट पर भी एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए गन हुज बैरल इज इंक्लाइंड एट सम एंगल टू द हॉरिजॉन्टल। एक गन है जिसके बैरल का एंगल हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है, फिगर में थीटा। फायर्स 3 सेल्स ऑफ मास 2 kg, 5 kg एंड 4 kg विच मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एज शोन इन द फिगर। ये तीनों बुलेट का वेलोसिटी, मास और डायरेक्शन दिया हुआ है। वेलोसिटी मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, स्पीड और डायरेक्शन तीनों दिया हुआ है, मास भी सेपरेटली दिया हुआ है। इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 सेल्स मूव अलोंग द डायरेक्शन इन विच बैरल पॉइंट्स। अब कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास जो है ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में इसको फायर किया गया है। देन कैलकुलेट द एंगल मेड बाय गन्स बैरल विथ हॉरिजॉन्टल। अब इस थीटा का वैल्यू निकालना हम लोगों को, गन का बैरल जिस डायरेक्शन में फायर किया गया है बैरल से, इसी डायरेक्शन में बुलेट यहाँ से निकला, और हॉरिजॉन्टल से एंगल दिया हुआ है थीटा, यही थीटा का वैल्यू हम लोगों को सॉल्व करना है। cos 53 का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है यहाँ। खैर सबसे पहले हम लोग Vx और Vy निकालते हैं। तो चलिए, अभी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़े थे, Vx इक्वल्स, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिख रहे हैं, Vx cm लिख लीजिए यहाँ, सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो m1 v1 पहला पार्टिकल, देखिए 2 kg को ही पहला पार्टिकल लेते हैं तो इसका वेलोसिटी तो x के लॉन्ग ही है, इसी को हम लोग x एज्यूम कर लेते हैं और इसको हम लोग y एज्यूम कर लेंगे। तो इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, x के लॉन्ग ही, और मास है 2 kg। तो m1 फार्मूला लिखने का क्या जरूरत है, फार्मूला तो अभी हम लोग देखे ही हैं, सीधा वैल्यू पुट कर लेते हैं। m1 है 2 kg और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, m1 v1 प्लस m2 v2, m2 है 5 kg और x के लॉन्ग वेलोसिटी इसका देखिए कितना हो जाएगा, 5 cos 53 y के लॉन्ग वेलोसिटी आ जाएगा, 5 और cos 53, cos 53 नहीं cos 37, 5 cos 37, ये एंगल 37 है, ये थीटा निकालना है, यहाँ 53 का वैल्यू दिया हुआ था इसलिए 5 cos 37, cos 37 होता है 4/5, ये कंपोनेंट आ गया आपका 4 मीटर पर सेकेंड, और x कंपोनेंट इसका आ जाएगा 5 sin 37, तो sin 37 होता है 3/5, ये आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए मास इसका 5 kg और x कंपोनेंट निकल गया कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। तो m2 v2 5 × 3 हो गया, और m3 v3 ये तो y के अलॉन्ग है, तो इसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, इसका x कंपोनेंट अगर लिखे भी हम लोग तो 0 आ जाएगा, तो उसको 0 से लिखने का जरूरत नहीं है, 0 ही आएगा मल्टीप्लीकेशन m3 v3, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया टोटल 11, तो 3 × 2 6, और ये हो गया 15, 15 प्लस 6 21, ये आ गया आपका 21/11,
मीटर पर सेकंड, और x के लॉन्ग तो लिखे ही हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब इसी तरह से y के लॉन्ग हम लोग सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी लिख लेते हैं Vy इक्वल्स m1y1। अब ये देखिए 2 kg x के लॉन्ग जा रहा है तो इसका y कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, चूंकि m1 v1 0 ही आएगा, y के लॉन्ग वेलोसिटी 0 है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका 0 हो गया, मास से गुना करेंगे 0 ही आ जाएगा। दूसरे का देखिए 5 इंटू वेलोसिटी है y के लॉन्ग 4, और प्लस तीसरे का देखिए 4 इंटू वेलोसिटी है y के लॉन्ग 2, और डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये तो 11 ही आएगा। तो ये हो गया आपका कितना 20 और प्लस 8, 28/11, 28/11 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से देखिए हम लोगों को निकालना है ये थीटा, यहाँ से x के लॉन्ग vx हम लोग लिख लिए, y के लॉन्ग भी लिख लिए, तो यहाँ से तो दिख रहा है कि रिजल्टेंट जब लिखना होगा हम लोगों को तो tan थीटा इक्वल्स vy/vx हो जाएगा। वेक्टर में रिजल्टेंट पढ़े होंगे आप लोग, vy/vx। अब यहाँ vy और vx का जो वैल्यू आया है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए vy 28/11 है और डिवाइड बाई 21/11, तो इंटू हो जाएगा 11/21। ये 11 कैंसिल हो गया, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स ये कैंसिल होगा 4 टाइम्स, और tan थीटा इक्वल्स आ गया 4/3। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स आ जाएगा आपका 53 डिग्री। ये tan थीटा का वैल्यू है, ये cos 53 दिया हुआ 3/5, और tan थीटा 4/3 आया, तो थीटा इक्वल्स 53 डिग्री। यही अगर ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ से तो वैल्यू आ जाएगा क्लियर। ये एंगल अगर 53 है और ये cos थीटा है, तो cos थीटा इक्वल्स होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये हो गया 3, ये हो गया 5, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा 4। अब यहाँ से tan 53 लिखेंगे तो 4/3 ही आएगा, तो 4/3 tan थीटा आया था, इसलिए 53 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखते हैं। अभी हम लोग VCM का वैल्यू निकाले थे, VCM इक्वल्स आया था m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2। अगर इसी इक्वेशन को हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गया ACM इक्वल्स v1 का डिफ्रेंशिएशन a1 हो जाएगा, पहला पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो m1 a1 प्लस m2 v2 का डिफ्रेंशिएशन a2 हो जाएगा, दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यही आ गया आपका ACM। यही एक्सप्रेशन n पार्टिकल्स के लिए यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए हम लोग इस एक्सप्रेशन का यूज किस किस फॉर्म में कर सकते हैं या करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको पहले हम लोग समझते हैं। आप लोग न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़े होंगे, नेट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब जरा देखिए, अगर हम लोग न्यूटन्स लॉ में ही सिस्टम सराउंडिंग इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। नेट फोर्स जो है, अगर इस नेट फोर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लें, यहाँ भी एक सिस्टम कंसीडर कर लीजिए n पार्टिकल्स का, 1 2 3, इसी तरह से n पार्टिकल्स का एक सिस्टम कंसीडर कर ले अगर, तो पहला पार्टिकल पर जो नेट फोर्स है वो तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो पहला पार्टिकल के नेट फोर्स को अगर हम लोग लिख ले यहाँ से F1 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल, F1 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल, पहला पार्टिकल का ही फोर्स है, तो F1 इंटरनल प्लस F1 एक्सटर्नल, मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है किसी भी पार्टिकल पर, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो पहला पार्टिकल पर इंटरनल फोर्स को F1 इंटरनल लिखे, पहला पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स को F1 एक्सटर्नल लिखे, और यही हो गया नेट फोर्स इक्वल्स आ गया पहला पार्टिकल का मास m1 और इनटू एक्सेलरेशन a1। इसी तरह से दूसरे पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसको भी F2 इंटरनल प्लस F2 एक्सटर्नल अगर हम लोग लिख लें इक्वल्स
दूसरे पार्टिकल का मास इंटू दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन, और इसी तरह से सारे पार्टिकल्स के लिए, n पार्टिकल्स के लिए अगर इक्वेशन लिख के हम लोग ऐड कर लें तो ध्यान से देखिए ये रिजल्ट क्या आएगा, F1 इंटरनल प्लस F2 इंटरनल डॉट 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 Fn इंटरनल, यह आ गया आपका F नेट, लेकिन कौन सा फोर्स, इंटरनल फोर्स, प्लस सेकेंड टर्म का रिजल्टेंट आ गया आपका F नेट, लेकिन कौन सा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और इक्वल्स राइट हैंड साइड जो आएगा यही ध्यान से देखिए M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 डॉट डॉट MN, यही आपका न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर को हम लोग ये लिख सकते हैं समेशन I इक्वल्स 1 टू n, I इक्वल्स 1 टू I इक्वल्स n MI AI, यही टर्म आ गया आपका। अब देखिए न्यूटन्स लॉ में ही पढ़े हैं कि नेट इंटरनल फोर्स ऑन एनी सिस्टम, थर्ड लॉ के अनुसार, इक्वल्स 0। अब ये अगर 0 हो गया तो यहां 0 अगर लिख दे हम लोग तो इक्वेशन क्या बना, F एक्सटर्नल नेट इक्वल्स, अब देखिए इस राइट हैंड साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को, यही न्यूमरेटर आपका राइट हैंड साइड है यहाँ, और डिनोमिनेटर है टोटल मास, कैपिटल M मान लेते हैं। इसी वैल्यू को अगर हम लोग कैपिटल M एज्यूम कर लें तो कैपिटल M इंटू ACM हम लोग लिख सकते हैं, इस न्यूमरेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इसी इक्वेशन को हम लोग लिख देते हैं कैपिटल M इंटू ACM। यही देखिए आपका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी निकला, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और एक्सटर्नल फोर्स में रिलेशन आ गया, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है। अब यहाँ से देखिए अगर एक रिजल्ट हम लोग लिख लेते हैं जिसका यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में, इफ F एक्सटर्नल इक्वल्स 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो एक्सटर्नल फोर्स 0 का मतलब हो गया ACM इक्वल्स 0, और ACM 0 का मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज VCM इक्वल्स कांस्टेंट, VCM इक्वल्स कांस्टेंट। एक्चुअल में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए यही आपका इक्वेशन है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और यही इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग इसको डिराइव किए हैं न्यूटन सेकंड लॉ के यूज से। और अब यहाँ से अगर एक्सटर्नल फोर्स की सिस्टम पर 0 हो जाए तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, M तो कांस्टेंट है, M से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा ACM। अब ACM 0 का मतलब VCM और ACM में रिलेशन तो आप लोग पढ़े ही होंगे, और अभी भी हम लोग देखें यहाँ dVCM बाई dt इक्वल्स ACM, यहाँ भी लिखा हुआ है, यही इक्वेशन यहाँ भी लिखे हैं, इसी को डिफ्रेंशिएट किए थे तो ये इक्वेशन आया था, वही चीज़ यहाँ लिखे हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएशन ACM 0 आ गया यहाँ, अगर 0 पुट कर दें तो कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो VCM बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, यही रिजल्ट यहाँ लिखे। हम लोग क्वेश्चन बनाने में इस रिजल्ट का हम लोग काफ़ी यूज करते हैं, और इस रिजल्ट से ये रिजल्ट डिराइव हुआ है, तो इस रिजल्ट का भी हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन बनाने में। यही आपका होता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सटर्नल फोर्स और सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन में रिलेशन। अब देखिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग। जैसे ये क्वेश्चन है, ए वेज ऑफ मास M2 इज प्लेस्ड एट रेस्ट, वेज ऑफ मास M2 रेस्ट में है, ऑन स्केल एज शोन इन द फिगर। डायग्राम में दिख रहा है एक वेज है, एक स्केल पर रखा हुआ है, और M2 मास है इस वेज का, और ये रेस्ट में है। ए स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास M1 स्लाइड्स डाउन द फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन ऑफ द वेज। अब स्मॉल M1 मास जो है ये डाउन द इंक्लाइन स्लाइड कर रहा है। फाइंड द स्केल रीडिंग व्हाइल ब्लॉक स्लाइड्स। जब ये ब्लॉक नीचे की ओर स्लाइड कर रहा है तब हम लोगों को इस स्केल का रीडिंग बताना है। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू वही रीडिंग होता है स्केल का। तो डाउन द इंक्लाइन आप लोग जानते हैं एक्सेलरेशन का कंपोनेंट हो जाता है G साइन थीटा। तो चूंकि फ्री है, स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, फ्रिक्शनलेस, तो G साइन थीटा आपका आ गया एक्सेलरेशन ब्लॉक का डाउन द इंक्लाइन। अब यहाँ ध्यान से देखिए जरा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया ब्लॉक का G साइन थीटा इक्वल्स A मान लेते हैं इसको। अब अगर हम लोग इसका कंपोनेंट लिख लें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो देखिए इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा,
ये इंक्लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है जी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है थीटा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा ए कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन थीटा। अब अगर ए का वैल्यू हम लोग पुट कर दें जी साइन थीटा, यहाँ ये जी साइन थीटा है, थीटा छूट गया है, अगर ये जी साइन थीटा ए का वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा। यही आ गया आपका वाई एक्सिस के अलोंग m1 का एक्सेलरेशन, इस m1 का वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस मीटर का रीडिंग निकालना है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वही हम लोगों को सॉल्व करना है, रीडिंग वही होगा। अगर यहाँ से हम लोग इसका फोर्स देखें सेंटर ऑफ मास पर, तो सेंटर ऑफ मास पर ध्यान से देखिए, एक तो नॉर्मल रिएक्शन जो कि रीडिंग आएगा इस स्केल का वेइंग मशीन का, और टोटल मास हो गया सिस्टम का m1 प्लस mg, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और अर्थ की वजह से टोटल फोर्स जो नीचे की ओर लगेगा वो m1 प्लस m2g लगेगा। सिस्टम का हम बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास का हम बात कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम का। तो नेट फोर्स हो गया m1 प्लस m2g, और यही नॉर्मल निकालना हम लोगों को, यही इस स्केल का रीडिंग होगा। और ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो इसी सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल एक्सेलरेशन अभी हम लोग लिखे हैं, यही cm ही मानिए, या ये cm तो नहीं है, एक मिनट, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ से acm का वैल्यू लिखते हैं हम लोग, ये m1 है, ये m1 का एक्सेलरेशन है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अभी हम लोग देखें m1 a1, तो m1 और a1 का वैल्यू सामने दिख रहा है, y एक्सिस के लॉन्ग लिख रहे हैं, जी साइन स्क्वायर थीटा, जी साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया m1 a1 प्लस m2 a2, तो m2 इंटू a2 तो रेस्ट में है, ये बेस तो रेस्ट में है, तो इसका एक्सेलरेशन 0। सिर्फ m1 का एक्सेलरेशन नीचे की ओर लिखना है हमको, वर्टिकल डायरेक्शन से ही मतलब है, क्योंकि मीटर स्केल का जो, इस स्केल का, मीटर स्केल नहीं, इस वेइंग मशीन का जो रीडिंग होगा, इस स्केल का जो रीडिंग होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नॉर्मल रहेगा वही होगा। तो हमको वर्टिकल फोर्स से मतलब है, इसलिए हम सिर्फ वर्टिकल एक्सेलरेशन लिख रहे हैं। acm y एक्सिस के लॉन्ग m1 a1 प्लस m2 a2, m1 और इसका एक्सेलरेशन y एक्सिस के लॉन्ग आया जी साइन स्क्वायर थीटा, और m2 और वेज चूंकि रेस्ट में है तो इसका a2 0 और डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, यही एक्सेलरेशन हो गया। यही अगर सेंटर ऑफ मास है m1 m2 का, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर आया कितने के बराबर, acm लिखे हैं y के अलोंग, इसी से रिप्रेजेंट किए हैं, इसका वैल्यू यहाँ पुट कर लेंगे। अब अगर हम लोग F इक्वल्स m में अप्लाई कर ले सेंटर ऑफ मास के लिए, तो चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, नीचे की ओर देखिए नेट, ध्यान से, नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू जी माइनस n, नीचे की ओर नेट फोर्स इक्वल्स मास, तो सेंटर ऑफ मास पर टोटल कितना मास कंसंट्रेटेड है, तो m1 प्लस m2 और इंटू acm y का वैल्यू यहाँ से देखिए तो 0 ही हो गया। इसको लिख सकते हैं हम लोग m1g साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें और n का वैल्यू निकालें, तो देखिए यहाँ से m1 प्लस m2 कैंसिल हो गया, और दिस इम्प्लाइज n इक्वल से ही रीडिंग का वैल्यू m1g प्लस m2g और माइनस m1g साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया वैल्यू आपका m1g माइनस m1g साइन स्क्वायर थीटा, इसको एक साथ लिख लिए, और प्लस m2g। अगर थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो m1g कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस n का मीटर के रीडिंग का वैल्यू आ गया आपका m1g कॉमन, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस m2g। अब आप चाहें तो g कॉमन ले सकते हैं, जरूरत नहीं है, न्यूटन। यही आपका आंसर हो गया, यही इस मीटर का रीडिंग है न्यूटन में। अगर यही रीडिंग केजी में पूछता तो हम लोग बस जी से डिवाइड कर देते, जी से डिवाइड कर देंगे तो यही रीडिंग केजी में आ जाएगा, और यहाँ हम लोग इस रीडिंग को न्यूटन में लिखे हैं। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर MA इक्वल्स 2 kg एंड MB इक्वल्स 1 kg,
ए का मास दिया हुआ है 2 kg और बी का मास दिया हुआ है 1 kg, ये है 1 kg। A string is light and inextensible. Find the acceleration of center of mass of both the blocks. Neglect friction anywhere. अब देखिए इसमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम लोगों को सॉल्व करना है, तो ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बना के m1g टेंशन, m2g टेंशन, ये हैवी है तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा, मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से, और ये चलेगा ऊपर ए एक्सेलरेशन से। और डायरेक्ट भी हम लोग इस ए का वैल्यू लिख सकते हैं, लॉज ऑफ मोशन में आप लोग पढ़े हैं, सॉल्व भी किए होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ जो एक्सटर्नल फोर्स है, ये टेंशन तो इंटरनल फोर्स हो गया क्योंकि एक साथ ट्रेवल कर रहा है ए बी और स्ट्रिंग। तो यहाँ 2g नीचे की ओर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ 1 × g मतलब g फोर्स लगा, न्यूटन, न्यूटन में ये यूनिट है, न्यूटन यूनिट। तो अब यहाँ से देखें अगर, तो ये भी नीचे लग रहा है, ये भी नीचे लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा। तो ये इस सिस्टम को पुल कर रहा है 2g नीचे की ओर, और ये अब इसको रोक रहा है, ये इसको रोकने वाला काम कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इसके मोशन को ब्लॉक कर रहा है। तो नेट फोर्स का अगर हम लोग बात करें, जिस फोर्स की वजह से ये सिस्टम मूव करेगा 2g - g, मतलब नेट फोर्स आ गया g, और इस फोर्स की वजह से टोटल कितना मास मूव करेगा, तो 2 kg + 1 kg, ये हो गया 3 kg। यही आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, g का वैल्यू पुट कर लेंगे अगर 10, तो a का वैल्यू आ गया आपका g/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a चला नीचे की ओर इसी एक्सेलरेशन g/3 से, और b चला ऊपर की ओर इसी एक्सेलरेशन g/3 से। तो अगर हम लोग ऊपर को पॉजिटिव मान लें तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। और अब ACM का वैल्यू लिख लीजिए, जो फॉर्मूला पढ़े थे, m1a1, तो m1 है 2 kg और a1 आ गया -g/3, इसलिए कि ऊपर को पॉजिटिव माने हैं, नीचे नेगेटिव, प्लस m2 है 1 kg और एक्सेलरेशन आ गया +g/3, ऊपर की ओर है एक्सेलरेशन इसलिए पॉजिटिव, और डिवाइड बाई m1 + m2, m1 + m2 कितना हो गया 3। अब ये आ गया आपका g/3 - 2g/3, ये आ गया -g/3 और 1/3 पहले से है, तो ये आ गया आपका -g/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर g का वैल्यू हम लोग 10 पुट कर लें तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका -10/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस इसलिए आया कि ये ऊपर पॉजिटिव माने हैं, तो सेंटर ऑफ मास किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे की ओर एक्सेलरेटेड है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। और नीचे को पॉजिटिव मानते तो ये पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि यहाँ प्लस लिखते हैं, यहाँ माइनस लिखते। खैर जो भी हो, ये ACM का वैल्यू आ गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का। यही इस क्वेश्चन का आंसर है और यही छोटा सा सॉल्यूशन है। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ही यूज से। ये uniform rod of mass m and length l is tied to a vertical shaft, यहाँ कनेक्टेड है इसी एक्सिस के अबाउट, ये रॉड रोटेट कर रहा है, मास m और लेंथ l दिया हुआ है। इट रोटेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट द वर्टिकल एक्सिस एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी दे दिया है ओमेगा। हाउ मच हॉरिजॉन्टल फोर्स डज द शाफ्ट एक्सर्ट ऑन द रॉड। अब देखिए इस शाफ्ट के द्वारा, मतलब इस एक्सेल के द्वारा, एक्सिस के द्वारा इस रड पर कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये निकालना है हम लोगों को। वर्टिकल से मतलब नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले इस रड के सेंटर ऑफ मास का हम लोग एक्सेलरेशन देखते हैं। तो अगर ये ओमेगा से घूम रहा है और रड इस पोजीशन में ऐसे घूम रहा है, तो सेंटर ऑफ मास जो होगा, ये तो इस सर्किल में घूम रहा है, एक्चुअल में इस सर्किल में ऐसे घूम रहा है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अगर इस सर्किल में घूम रहा है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, और सिर्फ क्या बचेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस पोजीशन में, जिस पोजीशन में ये दिया हुआ है डायग्राम, इस पोजीशन में अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन देखें तो सेंटर की ओर इधर की ओर आ गया, और कितना आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लोग जानते हैं r⍵²। तो सेंटर ऑफ मास के लिए रेडियस हो गया आपका r/2 नहीं L/2 और × ω²। तो यही एक्सेलरेशन हो गया, ये CM है और ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट की ओर है तो जरूर इस रड पर फोर्स भी लेफ्ट की ओर ही लगेगा। अगर इस रड का हम लोग डायग्राम बनाएं, ये एक्सेल, तो फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। जब तक फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में नहीं लगेगा तब तक सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में नहीं आएगा।
तो ए सी एम के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यही हो गया एफ। और अब हम लोग अप्लाई कर लेते हैं एफ इक्वल्स एम में मास रॉड का टोटल एम जो कि सेंटर ऑफ मास पर ही कंसंट्रेटेड होगा, और इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास L/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यही आपका फोर्स आ गया एक्सेल के द्वारा रॉड पर। इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं लेकिन उसका जरूरत नहीं है, अब सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट जब हम लोग पढ़ लिए तो हम लोग इस रिजल्ट का यूज कर सकते हैं एफ इक्वल्स एम में सेंटर ऑफ मास के लिए। यही इसका आंसर है और यही एक लाइन का सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का।